वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास पे डीसी परिपथ के प्रतिरोध चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें हमने प्रतिरोध देखा था कि प्रतिरोध होता क्या है ये पढ़ा था। फिर प्रतिरोधों का ताप पर प्रभाव पढ़ा और प्रतिरोध के नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन कि प्रतिरोध कितने क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है सामान्यतः। पहला होता है श्रेणी क्रम जिसे हम सीरीज कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। और दूसरा होता है समांतर क्रम जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों में फर्क क्या होता है ये हम जानेंगे, दोनों की परिभाषा जानेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, दोनों को कैसे जोड़ते हैं और दोनों को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम सीखेंगे इस क्लास में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम या सीरीज, इसे हिंदी में ऐसे सीरीज भी लिखा हुआ आता है, बहुत सारे एग्जाम में ये लिखा है सीरीज। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सीरीज क्या होता है। अब जानते हैं सीरीज की परिभाषा। जैसे श्रेणी क्रम कहते हैं तो श्रेणी की बेसिक परिभाषा क्या होती है ये देखते हैं। तो हम श्रेणी को एक क्रम के भांति समझ सकते हैं। जैसे ये कोई इंसान है, इसके पीछे एक इंसान खड़ा है जो इसकी मुंडी को देख रहा है, ये इसके सर के सामने खड़ा है, ये इसके सर के सामने खड़ा है। अगर ये इस क्रम पे खड़े हों कि एक दूसरे के फेस एक दूसरे के आइडेंटिकल फेस हो, जैसे ये व्यक्ति खड़ा है इसके पीछे, इसका सिर इसको दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार ये खड़ा है, तो इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं सामान्य भाषा में। परंतु रेजिस्टेंस के लिए ले रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस का देखते हैं। तो हम एक रेजिस्टेंस ले लिए, फिर हमने दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया और ये हमने तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया। ऐसा करके हमने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लिए। हमने इस रेजिस्टेंस को R1 माना, इसको हमने R2 माना, इसको हमने R3 माना और हमने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिया, इसलिए हमने इसको Rn माना। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते कैसे हैं, श्रेणी क्रम की परिभाषा कैसा होता है। इसको हम बोलेंगे पहला प्रतिरोध, इसको बोलेंगे दूसरा प्रतिरोध, इसको बोलेंगे तीसरा प्रतिरोध, उसको बोलेंगे n प्रतिरोध। ये वाला जो टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है इसको कहते हैं हम लोग प्रथम सिरा या पहला सिरा बोल लो। पहला सिरा बोलने में ज़्यादा आसान लगता है, पहला सिरा। ये जो होता है ये होता है दूसरा सिरा। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है या पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, n प्रतिरोध का पहला सिरा, n प्रतिरोध का अंतिम सिरा। ऐसा हो गया सब। अब हम परिभाषा देखते हैं। जब किसी परिपथ में दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये है दूसरा प्रतिरोध, ये रहा दूसरा प्रतिरोध। जब किसी परिपथ में दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, मतलब ये जोड़ दिया। जब किसी परिपथ में दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, ये फर्स्ट सिरा है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, उसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, उसी प्रकार n प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे से या पिछले वाले सिरे से, और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा किसी पावर सोर्स से, और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी पावर सोर्स के धनात्मक से और ऋणात्मक से जुड़ा हो। तो यह क्रम श्रेणी क्रम होगा। अर्थात R1 जो पहला प्रतिरोध था इसका पहला सिरा बैटरी के धनात्मक पक्ष से, R2 जो दूसरा प्रतिरोध था इसका पहला सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, और इसी क्रम में अन्य Rn तक जुड़े हो तो इस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। ये हो गई स्पष्ट परिभाषा। इसे सामान्य भाषा में समझने के लिए सामान्य भाषा हम कह देते हैं इसे कि अगर किसी परिपथ में एक ही करंट प्रवाहित हो, इस पूरे परिपथ में एक करंट प्रवाहित होगा, उस करंट को मान लेते हैं I।
इस पूरे परिपथ में अगर कोई एक ही करंट प्रवाहित हो तो वह श्रेणी क्रम है। अगर किसी प्रतिरोध में, इन सारे भी प्रतिरोधों में एक ही करंट हो, केवल करंट I प्रवाहित हो, तो उसे हम श्रेणी क्रम कहेंगे। सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? एक करंट पूरे परिपथ में प्रवाहित हो, क्या कहेंगे इसे? प्रवाहित हो। मतलब पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही करंट है, करंट का कहीं भी डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ये तार जो है एक ही है, ये पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। या एक समान क्रम पे लगे हुए प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम कहेंगे कि एक के बाद एक लगा है, जिसमें इसका पहला इसके दूसरे से, इसका पहला इसके दूसरे से, और इसी क्रम में बहुत सारे प्रतिरोध जब जुड़े हो तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। अब आइए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि प्रतिरोधों के क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। कि सभी प्रतिरोध, हमने बनाया था एक R1, इसके दूसरे सिरे को दूसरा प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से हमने क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। फिर लिया था हमने एक तीसरा प्रतिरोध R3, इसको हमने तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ा, और हमने एक Rn प्रतिरोध लिया था, नंबर ऑफ n प्रतिरोध लिया, और हमने इसे एक बैटरी के कनेक्शन से जोड़ दिया। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। इसमें एक धारा प्रवाहित किया था I, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब ये है पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ये है n प्रतिरोध, इसको हमने मान लिया V। अब क्या देखते हैं कि इसमें करंट जो है पूरा I है। श्रेणी में क्या होता है? सीरीज में हमने अभी पढ़ा कि सीरीज में क्या होगा? R1 पे भी करंट I होगा, यहाँ पर भी करंट I होगा, और यहाँ पर भी करंट I होगा। आप चाहें तो इसे I1, I2 और I3 भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया I1, I2 और I3, तो श्रेणी के नियम के हिसाब से क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 बराबर I2 बराबर I3। ये हो गया श्रेणी का नियम, मतलब सभी करंट आपस में क्या है? बराबर हैं। ये लिखना है हमें, जो हम बोल रहे हैं कि इसको पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा, ये परिभाषा लिखना है। फिर माना लिखना है, माना प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, ये सब लिखना है हमें। लिख देते हैं हम, माना पहला प्रतिरोध R1 जिसमें करंट I1, ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रतिरोध R2 जिसमें करंट I2, और सेम तीसरा प्रतिरोध R3 के लिए क्या हो जाएगा? करंट I3। फिर उसके बाद हमें ये वाला इक्वेशन लिखना है कि सीरीज का, हम क्या है? सीरीज के लिए I इज इक्वल टू I1 बराबर I2 बराबर I3 डॉट 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 IN, क्योंकि n के लिए भी तो IN करंट होगा। ये हो गया करंट के लिए, ये हो गया करंट के लिए। अब हम देखते हैं वोल्टेज का क्या है इस पे। सैद्धांतिक रूप से ये होता है, परंतु व्यवहारिक रूप में जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है वही प्रतिरोध पूरे परिपथ के करंट को कंट्रोल करता है। मान लीजिए R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो R3 के आसपास ही होगा, या R3 ही इन करंट को कंट्रोल करेगा व्यवहारिक रूप से। परंतु सैद्धांतिक रूप से हम सबको बराबर मानते हैं, इसलिए I1, I2, I3 एक सीरीज में है। अब देखते हैं वोल्टेज क्या है? हमारा एक वोल्टेज सोर्स है V, परंतु क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध में, जहां R1 है, R2 है और R3 है और Rn है, इन प्रत्येक प्रतिरोधों में हमारा वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप अलग, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप अलग, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप अलग। प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा। तो R1 का वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा, R2 का V2 मान लेते हैं, R3 का V3 और इसका Vn मान लेते हैं। प्रत्येक प्रतिरोधों का वोल्टेज ड्रॉप कुल वोल्टेज के बराबर होगा। जितना परिपथ में कुल वोल्टेज है वो प्रत्येक वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। V3 डॉट 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 Vn ये होगा।
मतलब जो कुल वोल्टेज है इस परिपथ का वह प्रत्येक वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे इस परिपथ में वो कुल वोल्टेज के बराबर होगा। ये हो गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू Vn। अब हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR, तो यहां से V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम V1 के लिए लें, ये V1 के लिए, तो क्या हो जाएगा I1 R1, V1 इज इक्वल टू I1 R1, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2, V3 के लिए लें तो I3 R3 और डॉट इसको लिख दे डॉट डॉट डॉट, Vn के लिए ले तो IN RN। ये हो गया। अब हमने V1 V2 V3 Vn की वैल्यू निकाल ली यहाँ से ओम के नियम से। इस अगर V1 के लिए वैल्यू निकाले तो ये I1 और ये R1 का मल्टीप्लिकेशन, इस V2 के लिए निकाले तो इस R2 और I2 का मल्टीप्लिकेशन, इस V3 के लिए निकाले तो इस R3 और I3 के लिए, और Vn के लिए Rn और In के लिए निकालें। अब है इस वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन पे रख देते हैं। इसको कोई भी इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। तो इक्वेशन 2 पे रख देते हैं। इक्वेशन 2 में V1 V2 V3 की वैल्यू रखने पर, की वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखने पर V की भी वैल्यू रख देते हैं साथ में। ये जो V की वैल्यू है ये टोटल कुल V है, तो कुल करंट और कुल प्रतिरोध होगा, तो ये V की वैल्यू भी यहाँ रख देते हैं। तब हमारा हो जाएगा V का वैल्यू रखे तो पहले IR इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 डॉट 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 IN RN, मतलब N प्रतिरोध तक। अब हम क्या करते हैं, IR यहाँ से I1 I2 I3 IN अलग अलग है, परंतु हम इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, I1 I के बराबर है, I2 भी I के बराबर है, I3 भी I के, तो सभी क्या हो जाएंगे, सब I हो जाएंगे। I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 I RN, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। सीरीज में जब करंट सेम होता है तो सभी करंट क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। IR यहाँ से कॉमन निकाल लिया I को, तो ये बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये हो गया RN। अब I और I यहाँ से कट गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। यही हमें निकालना था कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और RN, यह श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन होता है। तो कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में यहाँ पे लिख लेते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं कि आया क्या, श्रेणी क्रम में परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में परिपथ का कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता और है। ये हमारा निष्कर्ष है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और N तक, मतलब सभी प्रतिरोधों का सामान्य योग कुल प्रतिरोध के बराबर होगा। किसमें, श्रेणी क्रम पे। हमने क्या निकाला, श्रेणी क्रम पे, मतलब सीरीज में। हमने श्रेणी क्रम में परिभाषा देखा कि किसे श्रेणी क्रम कहेंगे, सामान्य भाषा में भी और टेक्निकल भाषा में भी। फिर उसका हमने निकाला डेरिवेशन कि कुल प्रतिरोध होता है। अब फिर निकाला हमने कुल प्रतिरोध कैसे लेते हैं, कुल प्रतिरोध। इसमें याद रखने वाली बात एक ही है कि श्रेणी क्रम में सभी धाराओं का योग एक ही होता है, मतलब जितने भी करंट हैं, जितने भी करंट हैं वो करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट कैसा होगा, सेम होगा, समान होंगे, करंट समान होगा।
श्रेणी क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे परिपथ में जो करंट फ्लो होगा वह एक ही करंट होगा, परंतु वोल्टेजेस अलग अलग होंगे। श्रेणी क्रम में करंट सेम होगा, वोल्टेजेस अलग अलग होंगे। बस यही बात याद रखनी है। और ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है वह सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अभी हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा प्रतिरोधों का, अब हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। हमारा दूसरा जो था वो था समांतर क्रम संयोजन। हम प्रतिरोध का संयोजन पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध को आपस में जोड़ते कैसे हैं। तो दो पढ़े हमने, पहला था श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा था समांतर क्रम संयोजन। इसे सामान्य भाषा में पैरेलल कनेक्शन भी बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। समांतर क्रम संयोजन हमने अभी श्रेणी क्रम पढ़ा, अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन, उसके इमेज में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है कि इमेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं परिभाषा, या इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि समांतर क्रम होता क्या है, ये परिभाषित कैसे करते हैं। तो कोई भी प्रतिरोध, ये हो गया सेम उसी प्रकार जैसे हमने श्रेणी में पढ़ा था कि एक पहला सिरा है एक दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा और ये दूसरा, ये पहला प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं पहला प्रतिरोध R1, इसको पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध R2, इसको तीसरा प्रतिरोध R3 और इसको N प्रतिरोध Rn मान लेते हैं। ठीक है, माना लिख सकते हैं आप, माना पहला प्रतिरोध R1 है, ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा। ठीक जैसे श्रेणी में हमने सिरा देखा था वैसे ही श्रेणी में क्या था, R2 का पहला सिरा R1 के दूसरे सिरे से जुड़ा था, मतलब श्रेणी में ये ऐसे जुड़ा हुआ था, परंतु पैरेलल में ये अलग होता है। श्रेणी में क्या हुआ था, R2 मतलब दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे या पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से, और अंततः सभी प्रतिरोध के पहले सिरे किसी एक बिंदु से और सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हो, और ये दोनों आपस में किसी पावर सोर्स से जुड़े हो, तब यह परिपथ पैरेलल परिपथ कहलाता है या पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, या समांतर क्रम है ये प्रतिरोधों का। क्या बोला कि पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा व अन्य प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर आपस में मिले हों, वह पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा व अन्य प्रतिरोधों का दूसरा सिरा। ये कौन सा सिरा है, दूसरा सिरा है। ये सब दूसरे सिरे हैं, ये है दूसरे सिरे, ये है पहला सिरा, पहला सिरा, ये पहला टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है इस प्रतिरोध का। ये आपस में एक जगह जुड़े, पहला वाला एक तरफ और दूसरा वाला दूसरी तरफ, तब ये वाला कनेक्शन क्या कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। अब इसमें करंट क्या होगा, करंट यहाँ से आई गया, ये आई यहाँ पे इस बिंदु पर गया और किरचॉफ नियम के हिसाब से यह क्या हो गया, विभाजित हो गया। किरचॉफ के करंट लॉ के हिसाब से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो R1 में करंट कौन सा गया, I1, और R2 में करंट कौन सा गया, I2, R3 में करंट गया I3 और Rn में करंट गया IN। लेकिन वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सभी के लिए क्या होगा, समान होगा। जैसे श्रेणी में सब में करंट समान था, वैसे पैरेलल में क्या होगा, सबके लिए वोल्टेज समान। मतलब इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कुल वोल्टेज के ही बराबर होगा। अर्थात अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप मैं V1 मानूं, इसका वोल्टेज ड्रॉप V2, इसका वोल्टेज ड्रॉप V3, इसका वोल्टेज ड्रॉप Vn, प्रतिरोधों के क्रम के हिसाब से मैंने वोल्टेज मान लिया कि R1 का V है, तब हमारा वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज हमारा वोल्टेज क्या होगा या विभव क्या होगा, V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर Vn, ये होगा हमारा वोल्टेज। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज समान होते हैं। पैरेलल जो क्रम है उसमें सभी प्रतिरोधों में सेम वोल्टेज भी रहेगा, इसलिए R1 में जो वोल्टेज है V1 वो V2 के बराबर है, क्योंकि R2 V1 V2 V3 Vn और V सब आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। परंतु इसमें करंट क्या है, अलग अलग है। इसमें करंट यहाँ आई गया, यहाँ से पहले तार में या पहले प्रतिरोध में I1 करंट फ्लो हुआ, वापस में यहाँ आके वो पुनः मिल जाएगा I1 I2
I3 और ये हो गया IN। परंतु सब में करंट अलग अलग फ्लो होगा, तो जब करंट अलग अलग फ्लो होगा तो हम करंट इक्वेशन देखते हैं। करंट के लिए क्या होगा, तो करंट के लिए होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये हो गया IN। ये हो गया हमारा करंट इक्वेशन, क्योंकि यही I यहाँ से टूट रहा है और फिर यहाँ से वापस इस क्या हो जा रहा है, I हो जा रहा है। तो ये I इन सभी का योग होगा, इन सभी करणों का योग ये करंट होगा। तो हमने वही लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN। पहला वोल्टेज के लिए देखिए तो वोल्टेज समांतर क्रम में समान है, और करंट देख रहे हैं तो करंट क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। तो I1 I2 I3। अब हम ओम के नियम से फिर से ले लेते हैं। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। हम यहाँ से I की वैल्यू ले लेते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। अब हम प्रत्येक करंट के लिए अलग अलग लें तो हम I1 के लिए क्या ले सकते हैं, ये I1 है, ये इसमें फ्लो हो रहा है, तो I1 के लिए हमने ले लिया V1 बाई R1, क्योंकि यहाँ पे हमने इस R1 का वोल्टेज V1 माना है और ये R1 रेजिस्टेंस माना है, तो I1 करंट इससे फ्लो हो रहा है। I2 के लिए हम ले लेंगे V2 बाई R2 और I3 का होगा V3 बाई R3 और IN के लिए होगा VN बाई RN। ओम के नियम से हम इन सब के लिए अलग अलग I1 I2 I3 IN फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, इन सभी को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इन सभी वैल्यू को I1 I2 I3 IN और I की वैल्यू को भी इस इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं। तो किस इक्वेशन नंबर 2 पे I की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा V बाई आर। फिर इस I1 की वैल्यू रखेंगे तो I1 की वैल्यू क्या है, V1 बाई R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 और ये हो गया VN बाई RN। ये हो गया हमारा इक्वेशन। हमने इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 पे रख दिया। सभी को क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में मान रखने पर, किसका मान रख रहे हैं ये भी लिख सकते हैं, I1 I2 I3 का मान रखने पर। अब इस तरफ को V बाई आर रखते हैं। अब क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं, इसमें V क्या है, V1 के बराबर है, V2 के बराबर है, तो V3 के बराबर है। सभी वोल्टेजेस आपस में बराबर हैं, तो ये ऊपर के जितने भी वोल्टेज हैं वो सब आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो सबको अपन V लिख लेते हैं, V बाई R3 V बाई RN। अब इस ऊपर वाले V को कॉमन ले लेते हैं, V1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 1 बाई RN। हमने V कॉमन ले लिया, इधर भी है V बाई R, ये V से ये भी कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसी तरह सभी प्रतिरोधों का 1 बाई RN। ये हो गया हमारा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये हो गया ओम। इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन में या समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध आपस में व्युत्क्रमानुपाती का योग होता है, मतलब उल्टे का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं हम लोग। इसका निष्कर्ष लिख लेंगे और ये इतना ओम हो गया। तो हम इसमें याद रखने वाली बात ये है, नोट करने वाली, कि समांतर क्रम में हमने क्या देखा, वोल्टेज समान है, वोल्टेज क्या है, समान है, जबकि करंट अलग अलग है, अलग अलग समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था, हम श्रेणी क्रम को भी कंपेयर कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था, श्रेणी क्रम में क्या था, वोल्टेज अलग अलग था, वोल्टेज कैसा था, अलग अलग, और करंट कैसा था, समान था। तो ये हमने देख लिया
प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हमने पहले देखा श्रेणी क्रम और दूसरा देखा हमने समांतर क्रम संयोजन। दोनों की हमने न्यूमेरिकल डेरिवेशन भी निकाल लिया कि तुल्य प्रतिरोध, इसको तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे, जो 1/r निकाले हैं इसको। एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इस r को ऊपर ले जाके सॉल्व करना है, हमें r की वैल्यू चाहिए रहती है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? r की वैल्यू चाहिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसे हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, ट्रांसवर्स करेंगे, फिर r की वैल्यू निकालेंगे। परंतु हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में होगा तो समांतर क्रम संयोजन के लिए और श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है? r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। सभी क्रम का क्या होगा? डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम लोग सभी को, ये हो गया r1 r2 और r3। तो ये है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे हमारा प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन खत्म होता है और प्रतिरोधों का क्रम हमने देख लिया।